नमस्ते एंड अस्सलाम वालेकुम ऑल ऑफ यू। आज हम डिस्कस करने वाले हैं चाय सीक्वेंस टेस्ट को, जिसमें हम ओवरऑल बायोस्टैटिक का हमारा यूनिट है, जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से ये चाय सीक्वेंस टेस्ट हम देखते हैं। स्क्वायर टेस्ट और चाय स्क्वायर टेस्ट में क्या क्या चीज़ें होती हैं उनको हम डिस्कस करने वाले हैं अपने इसी यूनिट में। ओवरऑल इसको हम कवर करेंगे। कॉन्टेक्ट या फिर कंटेंट की बात करते हैं तो कंटेंट में क्या आ जाता है, द इम्पोर्टेंस टर्म्स आ जाते हैं चाहे सीक्वेंस के लिए। उसके अलावा इंट्रोडक्शन आ जाता है, करेक्टर ऑफ दिस टेस्ट के कौन कौन से करेक्टर्स होते हैं वो आ जाता है। और उसके अलावा चाहे सीक्वेंस डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से होती है, एप्लीकेशंस ऑफ चाय सीक्वेंस टेस्ट, उसकी एप्लीकेशंस कौन कौन सी है वो आ जाता है। कैलकुलेट ऑफ द चाय सीक्वेंस को किस तरीके से हम कैलकुलेट करते हैं। उसके अलावा कंडक्टिंग्स फॉर द एप्लीकेशन ऑफ द टेस्ट एग्जांपल्स। तो ये सारी चीज़ें आ जाती है हमारे इस कंटेंट में कि हम किस किस चीज़ों को आज कवर करने वाले हैं। ठीक है, इसके ऑब्जेक्टिव या फिर कंटेंट कहेंगे। ठीक है, अगर हम बात करते हैं इम्पोर्टेंस टर्म की, तो इम्पोर्टेंस टर्म में क्या क्या आ रहा है, तो सबसे पहले पैरामेट्रिक्स टेस्ट आ जाती है, नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट आ जाती है, हाइपोथेसिस आ जाती है। तो ये सारे क्या हैं कि इसके हम कह सकते हैं कि इसके जो इम्पोर्टेंस टर्म हैं किसके, चाहे स्क्वायर के। ठीक है, उसके बाद नल हाइपोथेसिस, अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, और उसके अलावा डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या है, और उसके अलावा जो भी कॉन्फिडेंसी है वो उस टेबल की वो भी हम इसमें डिस्कस करेंगे। ठीक है, और उसके अलावा ओवरऑल ये सारे जो टर्म्स हैं हम इनको एक एक करके सबको डिस्कस करने वाले हैं कि किसको क्या कहते हैं। ठीक है, और नॉन जो पैरामेट्रिक या फिर पैरामेट्रिक क्या क्या है। तो अगर हम पैरामेट्रिक की बात करते हैं तो पैरामेट्रिक्स जो है, पैरामेट्रिक टेस्ट जिसमें आ जाता है द टेस्ट व्हिच इज पॉपुलेशन कांस्टेंट। उसमें क्या होती है, हम उसकी टेस्ट करते हैं जहाँ पे पॉपुलेशन कांस्टेंट है, लाइक अ मीन स्टैंडर्ड डेविएशन। फॉर एग्जांपल, जिस तरीके से मीन कांस्टेंट होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन कांस्टेंट होता है, उस तरीके से पॉपुलेशन जो भी सैंपल है वो एक क्या है कि कांस्टेंट है। लाइक देयर स्टैंडर्ड एरर्स, देयर कोरिलेशंस एंड कोएफिशिएंट्स, मींस कि उनका आपस में क्या रिलेशन है, दो अगर प्रॉपर्टीज है उनका, और उसके अलावा वो किस तरीके से कोएफिशिएंट है, एक दूसरे से चेंज है। और उसके अलावा द डेटा ट्रेंड्स फॉर द फॉलो वन अजप्ट on the establish the distribution of normal and binormal, जो बायनॉमिनल ऑब्जेक्शंस जिसमें हम क्या करेंगे, उसको एक डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। और उसके लिए हमें क्या है कि डेटा को फर्स्ट में अजप्ट करना होता है। वन अजप्शंस इज एस्टेब्लिश एंड डिस्ट्रीब्यूशन सच नॉर्मल बाय कॉन्वॉल्स पोजीशंस, की कुछ ऐसी पोजीशन है वहाँ पे हमें उस डेटा को सही से रखना होता है। उसके अलावा नॉन पैरामेट्रिक्स जिसमें आ जाता है द टेस्ट इन विच नो कांस्टेंट, ये टेस्ट क्या है कि कांस्टेंट नहीं होती है। ठीक है, कांस्टेंट नहीं होती है। एंड ऑफ द पॉपुलेशन यूजेज, हम क्या है कि पॉपुलेशन के यूजेज के लिए हम क्या करते हैं, ये लेते हैं डेटा। और उसके अलावा डेटा डू नॉट फॉलो द एनी स्पेसिफिक डिस्ट्रीब्यूशन, इस डेटा को हम एक स्पेसिफिक डिस्ट्रीब्यूशन नहीं कर सकते। नो अजप्शंस, इसमें अजप्शन भी हम नहीं करते हैं। उसमें क्या है कि वन अजप्शन हम कर सकते हैं किसी भी डेटा को लेके। जो नॉन पैरामेट्रिक्स में हम अजप्शन भी नहीं करते हैं, डेटा जो हमारी होती है वो नो कांस्टेंट होती है, कि वो कांस्टेंट भी नहीं होती है, वो हम पॉपुलेशन के लिए यूज करते हैं। एंड दे आर नो assumptions आर मोड इन द टेस्ट, हम क्या है उस टेस्ट का मोड देखते हैं। तो ये सारे क्या है कि नॉन पैरामेट्रिक्स में आते हैं।
जो हम मोड की टेस्ट लेते हैं वो एग्जाम्पल के वो हम क्लासीफाई करते हैं गुड या बेटर या फिर बेस्ट के लिए। वी जस्ट लोकेट फॉर हम क्या है उसको देखते हैं एंड लोकेटेड एंड द नंबर्स ऑफ मार्क एंड ईच कैटेगरी। हमें क्या है कि पता चलता है उसके थ्रू के ईच कैटेगरीज है ना, जितनी भी कैटेगरीज हैं उनके नंबर्स ऑफ मार्क कितने हैं। तो ये क्या है हमें नॉन पैरामेट्रिक्स जो टेस्ट होती है उससे पता चलता है। फर्स्ट में हमें यही पता चलता है कि पॉपुलेशन कांस्टेंट होती है, उसमें हम मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन देखते हैं। उसके अलावा कोरिलेशन कोएफिशिएंट प्रॉपर्टीज होती है इटीसी। और उसके अलावा हम क्या करते हैं डेटा ट्रेंड को अजम्पशन करते हैं और एस्टेब्लिश करते हैं उसकी नॉर्मल एंड बर्नॉर्मल जो भी कंडीशन होती है उसको। यहाँ पे कैटेगरीज है वहाँ पे नंबर्स है, इतना हमें फर्क आता है। ठीक है, उसके अलावा हाइपोथेसिस इज डिफाइंड द एस्टिमेट पॉपुलेशन पैरामीटर। जो हाइपोथेसिस है ना हम वहाँ वो किस लिए करते हैं पॉपुलेशन पैरामीटर्स के लिए। हम जो भी स्टेटमेंट देते हैं पॉपुलेशन के पैरामीटर्स के लिए उसको हम हाइपोथेसिस कहते हैं। ठीक है, और नल हाइपोथेसिस हम डोनेट करते हैं एच नॉट से। ठीक है, और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस हम H1 से करते हैं। इन दोनों में फ़र्क यही है कि ये दोनों टाइप है हाइपोथेसिस के। नल हाइपोथेसिस में ये है कि जो हमने अज्यूम किया था कि हमने कोई भी नंबर ऑफ दिया था कि ये नंबर इस पॉपुलेशन के हैं, इस पॉपुलेशन में इतने नंबर डिजीज के हैं केसेस। तो फिर वो हमारी हाइपोथेसिस सही होती है तो उसको हम नल हाइपोथेसिस कहते हैं। मतलब हमारी अजम्पशन, हमने कोई टेस्ट वगैरह नहीं किया, हम जस्ट देख के अज्यूम किया है तो हमारी नल हाइपोथेसिस। अगर वो अजम्पशन हमारी सही निकलती है तो हमारी नल हाइपोथेसिस होगी, और अगर वो अजम्पशन हमारी गलत निकलती है तो हम उसको क्या कहेंगे, उसको हम कहेंगे अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। यहाँ पे है ना कि the statement are no associated exist between two cross or attributions। यहाँ सिंपली हमें क्या है कि हमारी assumption जो है वो और हमारे जो नंबर्स है ना वो दोनों सेम हो। हमारे assumption सेम हो, हमने हाइपोथेसिस टेस्ट की वो भी सेम हो, तो फिर हमारी जो है ना अगर हम उसको क्या कहेंगे, उसको हम नल हाइपोथेसिस कहते हैं। अगर हमारी assumption चेंज हो और उसके अलावा जो हमने रिजल्ट निकाली है हाइपोथेसिस टेस्ट करके अगर वो दोनों डिफरेंस है तो उसको अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस कहते हैं। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम। डिग्री ऑफ फ्रीडम में हमें यही पता है कि कोई भी इंडिपेंडेंट डोनेटेड एक्सटेंड फॉर द इंडिपेंडेंस फ्रीडम जो enjoyed by the given set of the observation। एक उसको गिवन सेट मिलता है, ठीक है, उसमें वो ऑब्जर्वेशन करता है तो उसको हम फ्री ऑफ फ्रीडम और डिग्री ऑफ फ्रीडम कहते हैं, जिसमें फ्रीक्वेंसी पर सपोज we are give set of a number observations frequency or subjected to the independent are constraint and restricted then। तो उसमें क्या होता है कि हम कोई भी नंबर्स ले रहे हैं, नंबर्स का सेट ले रहे हैं, हमें क्या है कि ऑब्जर्व करनी होती है फ्रीक्वेंसी एंड सब्जेक्ट डिपेंड्स किस पे करता है, हमारी जो कंसंट्रेशन है उस पे। सिर्फ सिंपली हमें उस डिग्री ऑफ फ्रीडम मीन्स के कोई भी हमें नंबर मिला हुआ है उसको उसमें से कोई भी हम ऑब्जर्वेशन ले सकते हैं सपोज करके, और हम उसको नंबर्स ऑफ ऑब्जर्वेशन फ्रीक्वेंसी व्हिच आर सब्जेक्टेड, वो एक सब्जेक्टिव बनती है एंड द के इज इंडिपेंडेंट कंस्ट्रेंट एंड रिस्ट्रिक्टेड देन। और उसके अलावा अगर हम नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी के लिए डी एफ इजिकल टू नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी कि हमारी कितनी है, नंबर ऑफ इंडिपेंडेंसी कंस्ट्रेंट ऑन देन वो कितना है, और उसके अलावा अदर टर्म्स लाइक डी एफ इजिकल टू आर एंड 1 and c minus 1। c is the number of column and r is number of rows। तो रो और कॉलम को देखते हैं, फिर हम क्या करते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम देखते हैं। तो उसमें ये दोनों चीज़ें आती हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम में कि जो भी हमें सेट मिला है उस हिसाब से हमें क्या है कि उस सेट को ऑब्जर्वेशन करके हमें उसकी
सपोजेज जो फ्रीक्वेंसी होती है उसको निकालना होता है। उसके अलावा कॉन्फिडेंस टेबल में हम क्या करते हैं, दे आर द प्रिपेयर्ड बाय द जो भी हमें क्या है कि क्वालिटेटिव जो भी प्रिपरेशंस होती है हम कॉन्फिडेंस टेबल में निकालते हैं। कॉन्फिडेंस टेबल में क्या होता है कि डेटा एंट्रिंग्स जो एक्चुअल फ्रीक्वेंसी, हमें क्या है कि वो डेटा एंटर करनी होती है जो एक्चुअली में है, ठीक है। और उसके अलावा क्या करेंगे, इफ द टेबल प्रेजेंट अकरेंस टू सेट ऑफ इवेंट्स, जो दो सेट ऑफ इवेंट्स में डिस्ट्रीब्यूट होता है, द टेबल इज कॉल्ड आर categorizing and tables latin are together and tongues and touch, they are also is the associated table, और टच ये सारे क्या है एसोसिएटेड टेबल में आते हैं हमारे, ठीक है। वो डेटा जो हम क्या करें रिप्रेजेंट करें टू सेट ऑफ इवेंट्स, जो भी टू सेट ऑफ इवेंट्स मतलब कि एक कोई भी हम सिचुएशन में हैं तो वहाँ पे टू डिफरेंट थिंग्स हमारे साथ क्या हो रही है, तो उन दोनों पे हम क्या करेंगे, उस पे हम क्या करेंगे, उस पे हम जो भी चीज़ लिखते हैं बनाते हैं तो उसको हम कहेंगे कॉन्फिडेंस टेबल। उसके अलावा हम बात करते हैं द इंट्रोडक्शन की। इंट्रोडक्शन में क्या आ जाता है, इंट्रोडक्शन में सबसे पहले चाहे स्क्वायर्स द टेस्ट इज एनी इम्पोर्टेंट टेस्ट अमंग्स दे आर सेवरल टेस्ट ऑफ द significance development by the statistics, जो भी स्टेटिक्स है उसके सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट के लिए हमें चाहे सीक्वेंस टेस्ट इम्पोर्टेंट होती है। हम क्यों करते हैं, इट इज डेवलप्ड बाय द Carol persons 19th and 19,000 and they are 1900, they are chi sequence test is a non-parametric test non based on the, जो चाहे सीक्वेंस टेस्ट है वो क्या है कि चाहे स्क्वायर टेस्ट नॉन पैरामेट्रिक है, ठीक है। ये नॉट द टेस्ट नॉट बेस्ड ऑन एनी असम्पशन, इस टेस्ट में हम कोई भी असम्पशन नहीं करते, क्योंकि नॉन पैरामेट्रिक में हम असम्पशन नहीं करते तो इस टेस्ट में हम कोई असम्पशन नहीं करते। द डिस्ट्रीब्यूशन एनी वेरियस, जो भी वेरिएंस है उनको हम वेरिएबल्स उनको हम क्या करेंगे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं अपनी एक स्पेसिफिक डेटा में, ठीक है। दिस स्टैटिस्टिकल टेस्ट फॉलो द स्पेसिफिक डिस्ट्रीब्यूशन नाउ द चाहे स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन, जो हम क्या है स्टैटिस्टिकली स्पेसिफिक डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं उसको हम क्या कहेंगे चाहे सीक्वेंस डिस्ट्रीब्यूशन, क्योंकि इसमें हम ये नहीं लेते हैं कि है ना कि इसको हम एक असम्पशन करें फिर हम ऐसे नहीं, हमें जो भी डेटा मिली है उस पे ही हम क्या करेंगे उसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, असम्पशन नहीं करते हैं, उसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं जो भी उसकी सही रिजल्ट आए। उसके अलावा इन द जर्नल टेस्ट इन द in journal test in journal the test we use for measurement of a difference between observations and what is the accepted according to any assumption and hypothesis is called चाहे sequence test, कि किसी भी assumption या फिर उसके अलावा hypothesis के बिना हम जो टेस्ट करते हैं उसको हम क्या कहेंगे चाहे स्क्वायर टेस्ट कहते हैं, ठीक है। उसके अलावा अगर हम बात करते हैं इम्पोर्टेंट करेक्टरिस्टिक्स ऑफ चाहे स्क्वायर टेस्ट, उसमें कौन कौन से इम्पोर्टेंट करेक्टर्स होते हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। तो हम सबसे पहले दिस टेस्ट एज अ नॉन पैरामेट्रिक, ये एक नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट है जिसमें हम किसी भी चीज़ को अजम्पशन या फिर हाइपोथेसिस नहीं करते हैं, हमारे पास कोई भी डेटा हो उसको अजम्पशन या फिर हाइपोथेसिस नहीं करते हैं। और उसके अलावा अगर हम बात करते हैं बेस्ड ऑन द फ्रीक्वेंसी एंड नॉट नो द पैरामीटर लाइक मीन एंड मीडियन एंड स्टैंडर्ड डिविएशन, इसमें कोई भी मीन और स्टैंडर्ड डिविएशन नहीं होते हैं, ये नॉन पैरामेट्रिक होती है, इसमें कोई भी पैरामीटर्स नहीं होते हैं। उसके अलावा द टेस्ट इज यूज फॉर द
testing the hypothesis and it's not useful for assumption। हम क्या करते हैं, hypothesis के लिए testing करवाते हैं but इसमें कोई भी assumption नहीं होती है, not used for assumption। and that this test can also be applied for complex जो भी कॉम्प्लेक्स कंटिन्यूज टेबल्स होते हैं उनके लिए हम इस टेस्ट को अप्लाई करते हैं, जिसमें विद सिवियर केसेस ऑफ एंड सच एज अ वेरी यूजफुल टेस्ट फॉर रिसर्च वर्क। हमें क्या है कि चाहे स्क्वायर जो टेस्ट है वो हम क्या है कि एक जो भी कॉम्प्लेक्स जहाँ पे क्या है कि कंटीन्यूअस होती है या फिर कंटीन्यूअसी एंड टेबल होता है, कॉम्प्लेक्स होता है, वहाँ पे हम अप्लाई करते हैं। सिवियर सेवरल केसेस में हम अप्लाई करते हैं। और ये टेस्ट क्या है कि चाहे स्क्वायर टेस्ट मोस्टली हम रिसर्च वर्क में यूज़ करते हैं। उसके अलावा हम बात करते हैं द टेस्ट इज़ अ इम्पोर्टेंट नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट एंड नॉन रिजिड assumptions are necessary। मतलब कि इसमें assumption भी necessary नहीं होती है, ये नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट होती है और regarded to the type of the population। हमें टाइप ऑफ पॉपुलेशन के रिगार्डिंग ही अपनी हाइपोथेसिस करनी होती है। एंड नो नीड फॉर पैरामीटर्स, इसमें कोई भी नीड नहीं होती है मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन जो पैरामीटर्स हैं उनकी। एंड रिलेटिवली लेस दैट मैथमेटिकली डिटेल्स आर इन्वॉल्व। इसमें क्या है कि इसमें रिलेटिवली लेस मैथमेटिकल डिटेल्स होती है जो हमें देनी होती है। तो इसमें क्या है कि ये इजी टेस्ट नहीं होती है बट ये क्या है कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट होती है जो सेवरल रिसर्च वर्क उसके अलावा कॉम्प्लेक्स या फिर सेवरल केसेस में हम यूज़ करते हैं इस टेस्ट को। इसमें पैरामीटर्स नहीं होते हैं, ये नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट होती है। ठीक है, ओवरऑल इसका हमने जो भी इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स थे उनको डिस्कस किया। फॉर एग्जाम्पल आप अगर चाहे स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन देखते हैं यहाँ पे तो टेबल में भी है, ठीक है, इसमें कोई भी मीन नहीं है। ठीक है, ये क्या है कि नॉन पैरामेट्रिक्स है जिसमें अगर x1 x2 और नंबर ऑफ x हमें मिले हुए हैं तो वो इंडिपेंडेंटली वर्क कर रहे हैं। द नंबर इंडिपेंडेंस नॉर्मल वेरिएंट्स एंड ईच डिस्ट्रीब्यूशन आर नॉर्मली। हमें क्या है कि इसमें हमें देखना यही होता है कि सबकी जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो नॉर्मल होती है। ठीक है, ईच डिस्ट्रीब्यूशन आर नॉर्मली दे आर x1 स्क्वायर x2 स्क्वायर एंड xn स्क्वायर जो भी होते हैं वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। मीन इज 0 स्टैंडर्ड डेविएशन अंटिल दे आर x1 x2 एंड xn स्क्वायर्स द डिस्ट्रीब्यूशंस ऑफ चार्ट सीक्वेंस विद अ डिग्री ऑफ फ्रीडम। हमें यहाँ पे डिग्री ऑफ फ्रीडम देखना है कि इनमें से क्या क्या आता है। एंड लार्ज चाहे स्क्वायर्स यहाँ पे क्या है कि कर्व है ना वो किस तरीके से बना हुआ है। n इज इक्वल टू 1 5 एंड 9 एंड दे आर फॉलोइंग। जिस तरीके से हम यहाँ पे n की वैल्यू जो देख रहे हैं 1 कहाँ पे आ रहा है एंड 5 कहाँ पे आ रहा है, n कहाँ 9 कहाँ पे आ रहा है, उसको हम जस्ट देखते हैं। हमारा यहाँ पे मीन नहीं होता है और इसमें क्या है ऐसी डेटा होती है जो हम सीक्वेंस में लिखते हैं, इंडिपेंडेंट नंबर्स होते हैं। ठीक है, अगर हमारे पास इफ़ द डिग्री ऑफ फ्रीडम ग्रेटर 2 से ग्रेटर होता है तो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन इज बेल शेप, हमारा जो ग्राफ बनता है वो बेल शेप लाइक बनता है। अगर इफ़ द डिग्री ऑफ फ्रीडम इज इक्वल टू 2 के बराबर होता है तो डिस्ट्रीब्यूशन इज एल शेप, हमारी जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो एल शेप बनेगी और विथ द मैक्सिमम ऑर्डिनेटेड एट द जीरो, और मैक्सिमम जीरो के बराबर होगी। उसके अलावा डिग्री ऑफ फ्रीडम इज लेस देन 2 इज इक्वल टू ग्रेटर देन 0 द डिस्ट्रीब्यूशन एल शेप एंड द इन्फिनाइट ऑर्डिनेटेड एट द रीजन्स, वो क्या है इन्फिनाइट और ऑर्डिनेटेड रीजन में होगी। फर्स्ट में हमने क्या देखा कि डिग्री ऑफ फ्रीडम अगर कोई भी डेटा हमारे पास 2 से ज़्यादा है, ठीक है, ग्रेटर 2 है, तो फिर उसमें क्या होगा हमारी जो वहाँ का ग्राफ है वो बेल शेप बन जाएगा। एक हम कहते हैं ना बेल शेप, जो हमने नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में पढ़ा था उस तरीके से बन जाता है। और उसके अलावा अगर इफ़ द डिग्री ऑफ फ्रीडम
बराबर होती है 2 के, तो फिर उसमें क्या आ जाता है, एल शेप आ जाता है, मैक्सिमम ऑर्डिनेटेड जीरो, मीन्स के ऑर्डिनेटेड जीरो के बराबर। उसके अलावा अगर इफ द डिग्री ऑफ फ्रीडम लेस देन जीरो इज लेस देन 2 एंड ग्रेटर देन जीरो है, तो एल शेप विथ इन्फिनेट ऑर्डिनेटेड रीजन्स। इसमें हम क्या कहेंगे, इन्फिनेट, उसमें क्या कहेंगे, मैक्सिमम ऑर्डिनेटेड जीरो होता है, और यहाँ पे इन्फिनेट ऑर्डिनेटेड रीजन बन जाता है। तो ये 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम से हैं, जो हम डिफरेंट डिफरेंट ग्राफ बन जाते हैं एक जो भी नंबर्स हैं ना उस पे, तो ये एक दूसरे पे डिपेंड नहीं करती। और उसके बाद हम बात करते हैं एप्लीकेशंस ऑफ द चाहे स्क्वायर टेस्ट में कौन कौन सी एप्लीकेशंस हम यूज़ करते हैं। द टेस्ट कैन यूज़ इन गुडनेस ऑफ फिट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, के किस तरीके से गुडनेस एंड फिट ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, और टेस्ट ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ द एट्रीब्यूशन, के किस तरीके से हम इंडिपेंडेंस एट्रीब्यूशन करते हैं, टेस्ट ऑफ होमोजेनिटी, हम होमोजेनिटी की टेस्ट भी किस तरीके से करते हैं। तो ये 3 इसकी एप्लीकेशंस हैं जिनको हम डिस्कस करते हैं, ठीक है। जो हमारी टेस्ट ऑफ गुडनेस या फिर फिट डिस्ट्रीब्यूशन है, उसमें हम अनएबल होते हैं कि हम उसको वेल द अजब थियोरेटिकली डिस्ट्रीब्यूशन, हम उसको थियोरेटिकली डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते हैं, बायनॉमिनल डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, जिसमें हम क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन और द नंबर डिस्ट्रीब्यूशन फिट फॉर द ऑब्जर्विंग डेटा, हमने जो भी ऑब्जर्विंग डेटा ली है उसके जो नंबर्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है हम वो देखते हैं। इसमें कोई भी थियोरेटिकल हम असम्पशन नहीं करते हैं, जो हमारे पास नंबर मिले हुए हैं हम उससे ही अपना जो भी फार्मूला लगा के हम अपनी बना सकते हैं। द टेस्ट फार्मूला ऑफ द गुडनेस ऑफ द फिटनेस इज एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू समेशंस होल ब्रैकेट 0 minus e and the o minus e and e divided e। तो ये हमारी क्या है कि डिग्री जो फिटनेस और गुडनेस एंड फिटनेस सब क्या है कि डिस्ट्रीब्यूशन है। ऑब्जर्वेशंस फ्रीक्वेंसी, ओ इज ऑब्जर्वेशन फ्रीक्वेंसी एंड ई इज एक्सटेंडेड फ्रीक्वेंसी, ये दोनों इसको क्या है कि एक्सप्लेन करते हैं। उसके अलावा ओवरऑल कैलकुलेट द एस स्क्वायर, कैलकुलेट एस ट्रिब्यूलेशंस एंड एन माइनस डी एफ, वो क्या है कि n माइनस डी एफ, वहाँ पे हमने जो क्या पढ़ा था, चाहे स्क्वायर पढ़ा था, उसमें आती है नल हाइपोथेसिस रिजेक्टेड एंड अदरवाइज एक्सेप्टेड। अगर नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट होती है या तो अदरवाइज एक्सेप्टेड, द नल हाइपोथेसिस एक्सेप्टेड दे आर कंडक्टिंग फॉर द गिवन डिस्ट्रीब्यूशन फॉलोइंग अ थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन, जो हमारे पास थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन मिल जाती है अगर वहाँ पे नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट होती है तो ये क्या थी, ये हमारी गुडनेस ऑफ फिट डिस्ट्रीब्यूशन थी जो हमने चाहे स्क्वायर में की है। अगर यहाँ पे हम बात करते हैं इंडिपेंडेंस ऑफ एट्रीब्यूशन की, तो इसमें सिंपली ये होता है कि हमारे पास कोई भी 2 सिचुएशन है, ठीक है, एक सिचुएशन है उसके लिए हम 2 चीज़ों को यूज़ कर रहे हैं, तो उसके यूज़ करने में हमें किस तरीके से पता चलेगा कि इन दोनों में से कौन सी चीज़ सही है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे फीवर का दिया गया है कि फीवर के लिए ये मेडिसिन्स अच्छी है एज कम्पेयर टू दूसरी मेडिसिन के लिए जो न्यू है वो अच्छी है एक ओल्ड से, तो दोनों के बीच में हमें कंपैरिजन करनी होती है, तो उसको हम हाइपोथेसिस कहते हैं। फिर हम देखते हैं कि हमने जो हाइपोथेसिस की है वो हमारी नल हाइपोथेसिस है या फिर उसके अलावा अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, तो ये दोनों हम देखते हैं। तो इसमें इंडिपेंडेंटली दोनों को अलग अलग करके हम उनके बारे में पढ़ते हैं और उनके बारे में टेस्ट करते हैं कि कौन सी ज़्यादा इफेक्टिव है, ठीक है। तो उसको हम क्या कहेंगे, इंडिपेंडेंसी एट्रीब्यूशंस, जिसमें नॉर्मली हमने यहाँ पे देखा द नल हाइपोथेसिस रिजेक्टेड कैन बी कंडक्टिंग देयर आर अ सिग्निफिकेंट एसोसिएशन बिटवीन टू एट्रीब्यूशन, दोनों एट्रीब्यूशन में हम देखेंगे कि नल हाइपोथेसिस हमारी सही निकलती है या गलत निकलती है, तो उस बेसिस पे हम एट्रीब्यूशन देखते हैं, ठीक है। तो ये आ गया इंडिपेंडेंसी एट्रीब्यूशन।
इसमें क्या है कि टेस्ट ऑफ होमोजेनिसिटी इसमें आ जाता है, यही है कि एक द टेस्ट कैन आल्सो यूज फॉर द टेस्ट आइदर दे आर अकेरेंस ऑफ द event following uniformations and not they are admit patients in government hospitals the all day of the week uniform they are not can be tested with the help of चाहे sequence test। इसमें क्या होता है कि मोस्टली हमें क्या है कि एक अकेरेंस देखनी होती है इवेंट्स की कि कौन सा इवेंट हो रहा है और गवर्नमेंट हॉस्पिटल में कितने पेशेंट्स एडमिट हो रहे हैं, कि अगर वो चीज़ नहीं हो रही है सही से तो फिर उसको हम होमोजेनिसिटी कहते हैं। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हाइपोथेसिस करवाते हैं, दे एक्सेप्टेड एंड दे आर इन यूनिफॉर्मिटी इज द कि उस वहाँ पे कितनी यूनिफॉर्मिटी होती है, इवेंट फॉलो द यूनिफॉर्मिटी एंड एडमिशन द पेशेंट्स इन गवर्नमेंट हॉस्पिटल आल डेज के जो हफ्ते के 7 दिन हैं वो हर दिन गवर्नमेंट हॉस्पिटल में पेशेंट को शिफ्ट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं वो देखना होता है। इनके लिए हम यूज़ करते हैं चाहे सीक्वेंस टेस्ट जिसको हम क्या कहेंगे होमोजेनिसिटी, जिसमें हमें ये डेली बेस पे अगर हमें पता करना है कि हॉस्पिटल में गवर्नमेंट जो हॉस्पिटल है उसमें कितने पेशेंट्स आ रहे हैं तो उसकी इंफॉर्मेशन के लिए हम निकालते हैं होमोजेनिसिटी, ठीक है। उसके बाद कैलकुलेशन करते हैं अगर चाहे सीक्वेंस को तो फिर किस तरीके से स्क्वायर को, तो उसमें हम ऑब्जर्वेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी देखते हैं जो ओ से होता है और ई फॉर क्या है एक्सेप्टेड फ्रीक्वेंसी इफ द टू डिस्ट्रीब्यूशन द ऑब्जर्वेशन थ्योरेटिकली, अगर हम टू डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं तो ऑब्जर्वेशन हम थ्योरेटिकली देखते हैं, दे आर एक्सटेंड दे आर लाइक द एक्स स्क्वायर एंड इज इक्वल टू 0 बट दे आर जनरली दे सैम्पलिंग एरर्स टू स्क्वायर, हम क्या है कि जनरली टू स्क्वायर लेते हैं बट तो अगर वो ज़्यादा है एक्सेप्टेड है तो फिर हम उसके लिए ऑब्जर्वेशन हमारे पास 2 या 2 से ज़्यादा है तो उसके लिए हम स्क्वायर प्लस 0 लेते हैं इजिकल टू 0 लेते हैं और नहीं तो क्या करते हैं हम सैम्पल एरर्स के लिए एक्स स्क्वायर्स नॉट इक्वल टू 0 और जो एक्स स्क्वायर है वो नॉट इक्वल टू 0 है बट ज़्यादा ऑब्जर्वेशंस होती हैं वहाँ पे हम ले सकते हैं। उसके अलावा हम बात करते हैं और उसके अलावा स्टेप्स इन्वॉल्व इन कैलकुलेशन एक्स स्क्वायर में कौन कौन से स्टेप के वाइज हम क्या करते हैं अपनी चाहे सीक्वेंस टेस्ट निकालते हैं। तो कैलकुलेशन फॉर द एक्सेप्टेड फ्रीक्वेंसी एनी ऑब्जर्वेशन फ्रीक्वेंसी, हमें क्या है कि कैलकुलेट करना होता है एक्सेप्टेड जो फ्रीक्वेंसी को स्क्वायर फ्रीक्वेंसी या ऑब्जर्वेशन फ्रीक्वेंसी से, और एक्सेप्टेड फ्रीक्वेंसी इज सेल्स फ्रीक्वेंसी दैट could be accepted in category क्या है कि कंटीन्यूअस टेबल में वो फ्रीक्वेंसी आती है। उसके अलावा 2 वेरिएंट्स वेयर दे आर स्टैटिकली इंडिपेंडेंटली, 2 वेरिएंट्स होते हैं स्टैटिकली वो इंडिपेंडेंट होते हैं एक दूसरे से। ऑब्जर्वेशन में आ जाता है ऑब्जर्वेशन फ्रीक्वेंसी में आ जाता है FO आता है और एक्सटेंडेड फ्रीक्वेंसी में FE आता है, और उसके अलावा ऑब्जर्वेशन फ्रीक्वेंसी में हम क्या देखते हैं द सेल्स आर फ्रीक्वेंटली एक्चुअल ऑब्जर्वेशंस इन कंटीन्यूअस टेबल में कौन सी एक्चुअल फ्रीक्वेंसी आ रही है उसको हम ऑब्जर्व करते हैं। उसके अलावा एक्सटेंड फ्रीक्वेंसी में हम क्या देखते हैं टू वेरिएबल को स्टैटिकली देखते हैं कि वो इंडिपेंडेंट हैं स्टैटिकली तो वो देखते हैं। तो इसमें आ जाता है F इज इक्वल टू टोटल कॉलम एंड टोटल रोज इज इक्वल टू n के बराबर, और total obtaining in frequency cells is occurring tabulations in which there are two variables are assumptions depends on multi row and columns totally for the all cells are divided for protected by the total numbers of cases in the table, और हम उसमें क्या देखते हैं टोटल नंबर ऑफ केसेस देखते हैं टेबल के। तो ओवरऑल ये सारी क्या आ जाती है कैलकुलेशन हमारी आ जाती है, जिसमें फॉर एग्जांपल हम कैलकुलेट किस तरीके से करते हैं x इज इक्वल टू समीशंस और FE minus FO, FE is extended frequency and FO is equal to observation frequency, और हम उसको होल स्क्वायर करते हैं एंड देन हम क्या करते हैं FE से उसको डिवाइड करते हैं। उसके अलावा हम बात करते हैं कंडीशंस फॉर द एप्लीकेशंस ऑफ एस स्क्वायर टेस्ट के लिए कुछ कंडीशंस होती हैं उनको देखते हैं। तो उसमें आ जाता है द फॉलोइंग्स
उसके अलावा अगर हम अब मतलब कंडीशन के हिसाब से अगर हम देखते हैं तो किस तरीके से हम अप्लाई करते हैं, द कंडीशंस शुड बी स्टेटिफाइड बिफोर एक्स स्क्वायर टेस्ट कैन अप्लाइड फॉर द डेटा। नंबर 1 में आता है कि डेटा मच बी आर द फॉर्म इन फ्रीक्वेंसी, के डेटा हमारे पास फ्रीक्वेंसी में होना ज़रूरी होता है कि उसकी जो फॉर्म हो वो फ्रीक्वेंसी वाली हो। उसके अलावा द फ्रीक्वेंसी डेटा मच हैव द प्रेसाइज न्यूमेरिकल्स, वो एक प्रेसाइज न्यूमेरिकल्स में हो, एंड वैल्यू ऑफ मच बी ऑर्गेनाइज्ड एंड कैटेगरी और ग्रुप्स। हमें क्या है कि उस वैल्यू को ऑर्गेनाइज्ड कैटेगरी और ग्रुप में करना होता है, न्यूमेरिकल जो डेटा होती है उसको। एंड ऑब्जर्वेशन रिकॉर्ड एंड यूज फॉर कलेक्शंस ऑन द रैंडम बेस। हमें क्या है कि उस ऑब्जर्वेशन को रैंडम बेस पे कलेक्ट करना होता है, पॉपुलेशन में रैंडमली कोई नंबर ले लेते हैं, ठीक है। उसके अलावा ऑल द अटेम्प्ट दे आर सिंपल मच बी इंडिपेंडेंटली, हमें क्या है कि सैंपल मच इंडिपेंडेंट लेना चाहिए, और नो ग्रुप्स शुड कंटेन अ वेरी few terms, they are less than 10, and there are cases where the frequency is the regroupings and they are done and combine frequency, they are adjoining groups, and the frequency of greater than 10 is statically take has numbers 5, but they are 10 is regulated better than most are statics। इसमें क्या है कि हमें कोई भी डेटा हम ले रहे हैं तो लेस देन अगर 10 ले रहे हैं तो उसको हम किस तरीके से रिग्रुप करते हैं, कंबाइन करते हैं फ्रीक्वेंसी में। अगर ग्रेटर देन हम 10 ले रहे हैं तो उसको हम उस नंबर को किस तरीके से टेक इन कर रहे हैं, बेटर मोस्ट स्टैटिकली, ठीक है। एंड द ओवरऑल नंबर अटेम्प्ट फॉर मच बी ऑल्सो दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर लार्ज शुड नॉर्मली दे आर लीस्ट 15, और लार्ज और लीस्ट 15 के बराबर, हम 50 के बराबर देखते हैं, तो ये ओवरऑल नंबर्स आ जाते हैं इसमें। उसके अलावा जिस तरीके से इस टेबल में हम देखते हैं कि नंबर्स ट्रेंड अप किस तरीके से हो रहे हैं, उसकी फ्रीक्वेंसी क्या बन रही है, ठीक है। और उसके अलावा इसका जो ओवरऑल हमें क्या है, इसका सॉल्यूशन करना होता है कि किस तरीके से कर सकते हैं, एंड कोरिलेशंस किस तरीके से। तो कोरिलेशन में यही है कि एक चीज़ अगर कोई भी दो हमारे पास वेरिएबल्स है या डेटा है, ठीक है, एक अगर बढ़ रही है तो दूसरी पे क्या अफेक्ट हो रही है, ठीक है। अगर एक बढ़ रही है तो उसका कोरिलेशन अगर पॉजिटिव होगा तो वो एक बढ़ रही है तो दूसरी भी बढ़ना शुरू होगी सेम डायरेक्शन में। अगर नेगेटिव है तो कोरिलेशन नेगेटिव है तो एक बढ़ रही है दूसरी भी बढ़ेगी बट अपोजिट डायरेक्शन में। अगर कोएफिशिएंट्स है कि एक बढ़ रही है दूसरी पे कोई इफेक्ट नहीं हो रहा है तो वो भी होता है। तो पॉजिटिव और नेगेटिव में हम देख सकते हैं। क्या है कि कंटीन्यूअसली स्टेबल फॉर द एक्सटेंडेड एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी आर स्मॉल से देन लेस देन 5, the x square the test cannot use for the cases and direct formulation chi squares test is modified for it, their corrections continues, इसमें correction and continuous होते हैं, ठीक है। numbers is equal to उसके बराबर हो जाते हैं। and limitations इसमें आ जाता है limitation of chi squares में random हम sample लेते हैं, data is random samples not give a reliable result, हमें क्या है कि एक reliable result give नहीं होती है उस टेबल में। उसके अलावा freedoms if the accepted value in any cells less than 5, अगर हमें सब सेल की जो accepted value less than 5 मिलती है, और उसके अलावा अगर हम देखते हैं ना there are corrections necessary for reducing mode of ओ एंड ई का मोड, जो ऑब्जर्वेशन या एक्सटेंडेड का मोड हमें रिड्यूस करना हो तो हम उसके लिए कोरिलेशन लेते हैं and by the half and the event they are correlations is tested for the mid leadings if you are any expected frequency must be 5 below 5 and in others they are should be
appropriate test should be apply. हम क्या करते हैं उसके लिए टेस्ट को अप्लाई भी करते हैं. In the continuous table large than the two and they are corrections, not only they are applied but they are interpreted. This test and this is corrections for the sample total or total values. ऑल आर सेल्स लेस देन 50. और वो सारे जो सेल्स होते हैं टेबल के जो लेस देन, पहले हमने 5 के एक सेल रखे थे, ठीक है, तो वो टोटल जो सेल्स होते हैं वो लेस देन 50 के बराबर होते हैं. तो ओवरऑल ये सारी चीज़ें आ जाती है उसमें. उसके अलावा टेस्ट द टेल द प्रेजेंस एंड एब्सेंस एसोसिएशंस बिटवीन इवेंट्स एंड डज नॉट मेयर स्ट्रेंथ एंड एसोसिएशन. उसमें हम उसकी स्ट्रेंथ एंड एसोसिएशन नहीं देखते हैं, जस्ट हम ये देखते हैं कि वो कितने प्रेजेंट से हैं सेल्स, कितने नहीं है, वही हम देखते हैं. हाँ, और उसके अलावा 7 में हम क्या देखते हैं, 7 नंबर में हम देखते हैं दैट टेस्ट डज नॉट इंडिकेटेड फॉर cause and effect. They only tell the probability of the occurrence and associations by the changes. और हम उसमें टोटली occurrence देते हैं कि किस तरीके से ये चेंज हो रही है. द टेस्ट इज अप्लाई. 8 में हम क्या करते हैं, टेस्ट को अप्लाई करते हैं. ओनली दे आर इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन एंड सैम्पल इंडिपेंडेंसी. हमें क्या इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन करते हैं, सैम्पल इंडिपेंडेंसी अलग अलग सैंपल पे करते हैं. द मीन अकरेंस नो वन इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन, एक पे इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन इवेंट्स दे आर इफेक्ट अपॉन द अकरेंस ऑफ इन अदर्स, कि एक इंडिविजुअल किस तरीके से दूसरे पे इफेक्ट कर रहा है वो देखते हैं. ऑब्जर्वेशन इवेंट्स देखते हैं और सैंपल ऑर्डर्स देखते हैं कि सैंपल अंडर कंसिडरेशन कितनी है, तो वो ओवरऑल हम इसमें देखते हैं. तो ये सारी वो चीज़ें थी जिसमें हम क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं. जो चाहे सीक्वेंस में हम टेबल को यूज़ करते हैं, उसके जो भी फ्रीक्वेंसी होती है उसको किस तरीके से हम देखते हैं, ओवरऑल ये सारी चीज़ें आ जाती है. और थैंक यू सो मच. आज का वीडियो इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ. तब तक टेक केयर.